नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं हमारे संपादक नीरज कुमार द्विवेदी सर। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी। और हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं उस समय अगर देखा जाए तो चुनावी मौसम है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद अब महाराष्ट्र और झारखंड पर सबकी नज़र है। उस पर हम छोटा बात जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक राजनीति और शुरू हो गई। हमने देखा इस सप्ताह कैसे एक झांकी में, एक विसर्जन में एक व्यक्ति को एक खास समुदाय द्वारा मार दिया जाता है जी। उसके अलावा हमने देखा है कि कैसे थूक जिहाद भी चलने लगा जी। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि कुछ खास कम्युनिटी के लोग हैं जो हर ज़मीन को कहते हैं कि वक्फ की ज़मीन है। जी। कहीं कहीं अवैध मस्जिद मिल रहे हैं जिसे तोड़ने की भी कोशिश खास करके भाजपा शासित राज्यों में हो रही है। जी। इसके अलावा लव जिहाद तो हम सुनते थे, अब थूक जिहाद भी आ गया है। जी। तो क्या ये सिर्फ राजनीति के लिए हो रहा है या वाकई इसमें कोई सच्चाई है, और इसको आप आगे कैसे देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है और भाजपा की रणनीति क्या हो सकती है? देखिए, अगर हम देखें तो जब भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हर व्यक्ति को ये अधिकार है। एक और चीज़ आपको बता दूं कि भाजपा झारखंड में भी ठीक कुछ इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ने भी जा रही है, जहां वो कह रही है कि आदिवासी गांवों को, घुसपैठियों को हेमंत सोरेन सरकार ने दे दिया है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बीजेपी ने मुद्दा उठा रखा है। और जहाँ तक आपने बात करी कि जब हमने देखा कि दुर्गा मूर्ति का जब विसर्जन हो रहा था उस समय यात्रा पर हमला किया गया। और ऐसे आप देखिए, अगर आप साल भर का अगर हम देखें सारे इवेंट्स उठाकर देखेंगे ना, तो आप देख लीजिए कि रामनवमी पर जो शोभा यात्रा निकलती है उस पर हमला होता है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि एक ही जगह हमला हो रहा है, पूरे देश की बात है। तो वो कहीं ना कहीं रामनवमी पर हमला हो रहा है शोभा यात्रा पर, कहीं रामनवमी पर वो शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, इस तरीके का माहौल बना दिया जाता है, कर्फ्यू लग जाता है। कभी हनुमान जयंती पर जब शोभा यात्रा निकाली जा रही है उस पर हमला हो जाता है। इस बार तो मैंने देखा था कि परशुराम जयंती पर भी शोभा यात्रा के दौरान हमला हुआ था। ये दिखाता है। और दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान मैंने देखा कि कई राज्यों से इस तरीके की खबरें आई हैं। और दिवाली पर आप देखिए कि आतिशबाजी के दौरान छोटा मोटा झगड़ा शुरू किया जाता है और उसको ऐसे बड़े बवाल का रूप दे दिया जाता है। अभी हमने देखा कि जयपुर में जो शरद पूर्णिमा पर खीर बांटने का कार्यक्रम हो रहा था उसमें झगड़ा हो गया। झगड़ा क्यों हो रहा है, कौन लोग कर रहे हैं, इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये एक सच्चाई है कि हिंदू के जो त्यौहार हैं, पर्व हैं, उनमें खलल डाला जा रहा है जब वो उत्सव मनाए जाते हैं। टारगेट किया जा रहा है और लक्षित हमले किए जा रहे हैं। ऐसा एक अगर हम पूरे सारी घटनाओं को देखें तो एक ये चीज़ उभर कर आती है। सवाल होता है कि क्यों हो रहा है। एक सवाल यहाँ पर यह भी होता है कि ये जो हमले हो रहे हैं ये हिंदू आस्था पर ही हमले क्यों हो रहे हैं, और किसी धर्म पर के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत भी नहीं जुटाता है, कोई इस तरीके की हमले भी नहीं करता है, कोई कुछ बोलता तक नहीं है। लेकिन हिंदू आस्था को ऐसा विषय बना दिया गया है कि आप आओ और चोट पहुँचाओ, ज़्यादा बड़ा बवाल होता है तो आप माफ़ी मांगो और साइड हो जाओ, तो आपका जो लक्ष्य है वो सध जाता है। और इसमें सिर्फ हमने देखा कि जो पत्थर मार रहे हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ जो पत्थर मार रहे हैं वही हमलावर हैं। हमलावर जो शब्द रूपी पत्थर मार रहे हैं, हमने देखा कि अब तो खैर तमिलनाडु के डिप्टी सीएम बन गए हैं उदयनिधि, उन्होंने क्या कहा था, डेंगू मलेरिया एड्स जैसी बीमारी बताया था। इसका इसके हाँ, प्रियंक खड़गे, हमने देखा कि वो जो वहाँ पर ए राजा हैं, डीएमके के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा था, सनातन धर्म के लिए उन्मूलन क्या आह्वान कर दिया था। तो ये जो चीज़ें हैं, तो शब्द रूपी हमले भी हो रहे हैं और पत्थर से हमले हो रहे हैं, गोली तक मारी जा रही है। सवाल उठता है कि ये लोग ऐसे ये कौन लोग हैं जो शांति प्रिय कहते हैं। खास बात ये है कि कौन है कि जो राम भजन, कृष्ण भजन सुनकर जिनका खून खौल उठता है, कौन है ये लोग जो दुर्गा आरती सुनकर ये विचलित हो जाते हैं और ये तलवार उठा लेते हैं, कभी बंदूक हाथ में उठा लेते हैं। तो ये दिखाता है कि ये जो है चीज़ें, ये कोई ना कोई इनके मन में नफरत भर रहा है। अब अगर आप हिंदुओं की बात करते हैं तो आप
के और हमारे आसपास भी मस्जिदें हम ठीक है जिस इलाके में रहते हैं शायद वहाँ ना हो सकता है कि कहीं ना कहीं आसपास में होंगी, तो हम वहाँ पर अब सुनते हैं कि जब सुबह शाम जब भी वहाँ पर अजान होती है या जब भी कोई नमाज़ पढ़ रहा होता है कोई मुस्लिम भाई, तो वो हमको यही बता रहे होते हैं उसमें सबको सुना के, क्योंकि लाउड स्पीकर से सब कुछ होता है कि अल्लाह के बारे में जो कुछ कहा जाता है हम सब भी उसको सुनते हैं, है ना। हमने कभी कोई आपत्ति नहीं करी। आप कहते हैं कि आपका ही मजहब सबसे बढ़िया है और वही एक इस दुनिया के मालिक हैं, तो हमने कभी आपके दावों पर सवाल तो नहीं उठाया। आपका तजिया सामने से आता है, हम तो देखने पहुंच जाते हैं कैसे हाँ, हम कभी भी आपके दावों पर सवाल नहीं उठाते, हम कभी भी आपकी प्रार्थना में कोई खलल नहीं डालते, हम कभी भी आपके जो भी आप अपने मजहब का जो भी आप तरीका जो भी चीज़ें हाँ सब कुछ करते हैं, आप हम कभी भी आपत्ति नहीं जताते। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम दुर्गा जी की आरती गा रहे हैं, हम दुर्गा जी के मूर्ति का विसर्जन करने जा रहे हैं, हम गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करने जा रहे हैं, नाचते गाते जा रहे हैं, उत्सव मनाते जा रहे हैं, एक हमारे लिए बहुत बड़े त्यौहार हैं ये सब चीज़ें। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी धार्मिक विरासत है, हमारा जो एक पीढ़ियों से चली जो चीज़ें आ रही हैं उसको हम अपनी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम जो अगर उत्सव मनाते हुए नाचते गाते जा रहे हैं तो थोड़ी देर आप भी वो अगर लाउड स्पीकर पे गाना बज गया है, और ऐसा नहीं है कि जो प्रशासन ने निर्देश दे रखा है कि इतने बजे के बाद गाना नहीं बजना चाहिए तो उसके बाद बज रहा है, तो अगर उसके आपके घर के सामने से कोई उत्सव मनाता जा रहा है तो आप भी थोड़ा सा उस उत्सव में शामिल हो जाइए। आप जब ईद मनाते हैं तो हम भी आपके यहाँ पर आकर आपकी सेवइयाँ खाते हैं, तो आप हमारी दिवाली पे क्यों नहीं शामिल हो सकते। जब भारत और पाकिस्तान जो जिनके बीच में इतना तनावपूर्ण संबंध है, आप देखते हैं कि जब जो हमारा चाहे सुरक्षा बल हैं उनके बीच में मिठाइयों का आदान प्रदान होता है, ईद पर भी होता है। वो तो चलिए हम दो देशों की बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन ये आपसी भाईचारा तहजीब की बात तो आप करते हैं। हाँ, और आप सीधा बंदूक निकाल के गोली मार देते हैं। तो ये दिखाता है कि जो लोग भाषण देते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं, संविधान की बात करते हैं और कहते हैं कि आपसी सौहार्द बना रहना चाहिए, भाईचारा बना रहना चाहिए, तो भाईचारा सिर्फ एक तरफ से नहीं बना रहता, सबको उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। हाल की जो कुछ घटनाएं हैं वो कह सकते हैं उसका एक पीछे कोई विदेशी साजिश भी लगती है कि देशवासियों के मन में नफरत भरी जा रही है, एक दूसरे को भिड़ाने की साजिश रची जा रही है, ताकि भारत जो विकसित देश का जो लक्ष्य पाने की और पूरी कर्मठता के साथ, पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है, उसकी राह में किस तरह से बाधा पैदा की जाए, देश को हिंदू मुस्लिम विवाद में, संघर्ष में धकेला जाए। तो इस तरीके का एक अभियान चल रहा है। और आप देखिए कि जिस तरीके से हम तो जब चुनाव में जाते हैं कवर करने के लिए, तो देखते हैं कि शायद देश में ऐसा कोई जिला नहीं रह गया जहाँ पर कि ख़ास तौर पर जो वहाँ का जनसांख्यिकीय अनुपात है वो ना बिगड़ गया हो। तो वो बिगड़ गया है तो उससे क्या सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है, और ऐसा सिर्फ बीजेपी रूलिंग स्टेट्स में कोई ना हो रहा है, ये इस पूरे देश में हो रहा है। अभी हमने हिमाचल की घटना देखी, हिमाचल में तो सरकार के मंत्री तक विरोध में उतरे थे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इसको आप धार्मिक नज़रिए से देखेंगे तो आप इस समस्या का जो गंभीरता है उसको नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन ये देश के लिए एक बड़ी समस्या होती जा रही है, ये सब चीज़ें जो जनसंख्या की अनुपात बिगड़ रहा है, जो घुसपैठिए आते जा रहे हैं, जिनको वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते पाला पोसा जा रहा है, ये एक दिन आपके लिए भी भस्मासुर आप साबित होंगे। ये चीज़ समझनी होगी और इतिहास से हमको सबक लेना चाहिए। जो जिन्होंने हम पर राज किया बरसों तक, वो भी घुसपैठिए बनकर ही आए थे, वो भी इसी तरीके से आए थे और फिर हम पर राज करने लगे। जो सोने की चिड़िया थी उसको बिल्कुल पूरी तरह से लूट लिया था। तो ये बहुत इतिहास से सबक लेकर तो है जो प्रमोट कर रहा है ना इस तरफ जी, आप कैसे कहीं भी मस्जिद बना सकते हैं जी, आप कैसे कहीं भी मंदिर बना सकते हैं, कोई बिल्कुल 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 कोई धर्म का आप हो, लेकिन कोई कैसे कहीं भी आप इस देश की कहीं भी आप बना सकते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। कोई तो प्रमोट कर रहा होगा किसी को। बिल्कुल, देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि ये सब साजिशें हैं भारत को आगे बढ़ने से रोकने की, भारत की छवि को बदनाम करने की। तमाम हम रिपोर्टें देखते हैं जो कहती हैं कि भाई भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है,
अत्याचार कहाँ हो रहा है, वो भी अगर हम पिछले 10-12 वर्षों का अगर आंकड़े उठा के देखेंगे तो वो भी विकास की मुख्यधारा से जुड़े हैं, उनको भी सारी योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ मिल रहा है। कोई किसी के यहाँ चक्कर नहीं काटने पड़ते, आपको स्वतः सारी योजनाओं का लाभ मिल जाता है। आगे बढ़े हैं, लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ कुछ लोग दूसरे पथ पर भी चले गए हैं। वो जो दूसरा पथ है वो उनको दिग्भ्रमित कर रहा है, देश के विरोध में खड़ा कर रहा है। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं, समझने वाली हैं। और अगर हम बात करते हैं अपने अधिकारों की, तो हमको अपनी जिम्मेदारियों का भी पूरा एक तरह से ज्ञान होना चाहिए कि हमारी देश के प्रति क्या जिम्मेदारी है, समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है, अपने मोहल्ले के प्रति क्या जिम्मेदारी है, अपने परिवार के प्रति क्या जिम्मेदारी है। उसका पालन अगर करेंगे तो इस तरीके की नौबतें नहीं आएंगी। तो जी हाँ। देखिए, अब ये जो जिहाद की जो घटनाएं हैं, ख़ासतौर पर हम देखते हैं कि कभी वो लव जिहाद आता है, कभी लैंड जिहाद आता है, कभी वो थूक जिहाद सामने आता है। तो ये जो और तमाम लोग इस हैरत इस बात की होती है कि बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को सही ठहराते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, पता नहीं वो वीडियो सही था या नहीं, मैं उसकी सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन उसमें मैंने देखा कि एक व्यक्ति कह रहे हैं कि ये हमारे धर्म में हम अगर इसमें थूकते हैं तो ये बरकत होती है। नहीं तो अगर आप अपने लोगों के लिए कीजिए ना। हाँ कीजिए, लेकिन आप उसको आप अगर खाने पीने की चीज़ों में, खाद्य पदार्थों में थूक के आप खिलाएंगे तो आपने किसी दूसरे की सेहत को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। आपको पता नहीं क्या बीमारी है, आपने उसमें थूक कर आपने उसको वो पिला दिया। आपने चलिए, थूक तो एक अलग विषय है, लेकिन आप देखिए कि मानव मूत्र मिलाया जा रहा है खाने पीने की चीज़ों में। तो इसको कौन सही ठहरा सकता है, इसको कौन सा धर्म सही ठहरा सकता है, कौन सा कानून सही इसको ठहरा सकता है? कोई नहीं सही ठहरा सकता है। और ये जो चीज़ें हैं ये सेहत बिगाड़ रही हैं और सौहार्द बिगाड़ रही हैं। तो ये जो अब हमने देखा कि कुछ राज्य सरकारों ने कड़ा रुख अपनाया, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने कानून बनाने की दिशा में भी तेज़ी से कदम बढ़ाए हैं। उत्तराखंड सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जुर्माने का प्रावधान किया है। तो जब तक सख्ती नहीं होगी, और सख्ती के साथ साथ सिर्फ जुर्माना नहीं बल्कि जेल भेजकर कड़ा उनके ऊपर धाराएं लगाकर अच्छा खासा कड़ा दंड देना होगा, तभी जाकर लोग सुधरेंगे। वरना इस तरीके की, और अब तो ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। आप देखिए कि अब लगभग आप रोज़, या मैं कह सकता हूँ कि हर दूसरे तीसरे दिन इस तरीके की खबरें सामने आती हैं। एक जगह से नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं। बिल्कुल। तो ये सेहत से भी खिलवाड़ हो रहा है और सामाजिक सौहार्द से भी खिलवाड़ हो रहा है। तो इसके लिए केंद्रीय कानून की भी अब सख्त ज़रूरत महसूस होने लगी है। सर, आपने सेहत की बात कर दी, और जब अक्टूबर और नवंबर का महीना आता है, आप भी चूँकि एनसीआर में रहते हैं, हम भी एनसीआर में रहते हैं सर, और तमाम जो लोग हैं जो यहाँ दिल्ली में काम करते हैं उनको रहना पड़ता है। जिस तरीके से सर प्रदूषण का स्तर है, और जिस तरीके से राजनीति होती है, जिस तरीके से दावे किए जाते हैं, जिस तरीके से आरोप लगते हैं, आपको क्या लगता है, क्या इसका कोई समाधान है? क्या कोई इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि हाल के दिनों में हम बयान देखें, गोपाल राय जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं, वो यूपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, हरियाणा को ठहरा रहे हैं, और अपने समय में कह रहे हैं कि हम तो मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसे में कौन किसकी जिम्मेदारी? यमुना की देखिए किस तरीके से जहरीले झाग उसमें दिखाई दे रहे हैं। छठ का समय है, फिर 2-4 सांसद जाएंगे वहाँ पे, फ़ोटो खिंचाएंगे, घाटों की साफ सफाई करेंगे, लेकिन झाग तो वैसे ही है। तो ये हर साल का ये सर बन गया है। क्या इसके लिए कोई समाधान निकलता है, या ये राजनीति का ही मुद्दा रहने वाले आने वाले दिनों में भी? देखिए, मेरे ख्याल से शायद दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो। समाधान किया जा सकता है हर समस्या का, बस ये है कि सम्मिलित प्रयास होने चाहिए। अभी हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी आई थी इस मुद्दे पर। उन्होंने कहा कि सिर्फ बैठकें हुई, काम हुआ ही नहीं है। बैठकें भी हमने देखा कि चलिए वो दिल्ली के स्तर पर हो गई, वो पंजाब ने अपने स्तर पे कर ली, हरियाणा ने अपने स्तर पे कर ली, उत्तर प्रदेश ने अपने स्तर पे कर ली। कोई एक संयुक्त बैठक नहीं होती है, कभी मिलकर मुद्दे का हल निकालने का प्रयास नहीं होता है। और ख़ासतौर पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिस दिल्ली सरकार की है, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है, दिल्ली के पास पर्यावरण विभाग है, तो दिल्ली सरकार कभी भी सबको साथ लेकर चलने का, आज तक अगर 10-11 साल हो गए उनको राज करते हुए, आज तक उन्होंने एक बार भी ऐसा प्रयास नहीं किया है कि हम सबको साथ लेकर चलें। चलिए ठीक है, यूपी पर या हरियाणा पर या किसी और स्टेट पर कोई ब्लेम लगाने के बजाय उनको साथ में बुलाएं कि कैसे इस मुद्दे का हल किया जा सकता है। हम भी निगरानी रखें, आप भी निगरानी रखें, कैसे हम आपके किसानों की मदद कर सकते हैं, आप हमारे किसानों की मदद। कुछ बहुत सारे प्रयास हो सकते हैं। सरकार भी तमाम तरह के वैज्ञानिक तरीके
तरीके अपना रही है, कुछ वैज्ञानिक उपाय सामने आए भी हैं जिससे पराली की समस्या से निजात पाई जा सकती है, लेकिन उसको युद्ध स्तर पर उसका काम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि जब अक्टूबर नवंबर महीने में जब ये प्रदूषण शुरू होता है तभी हम उपाय करेंगे, तो हम इसके लिए साल भर प्रयास करने की ज़रूरत होगी। और लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती है, और आप ठीक है किसानों पर फोटो खिंचाने की होती है, किसानों पर FIR हो जाती है, पराली जलाया, तो लेकिन किसान की भी मजबूरी है कि वो जाए कहाँ, वो उसको उस पराली का क्या करेगा, जब तक वो हटेगी नहीं वो दूसरी फसल उसमें बो नहीं सकता, उसको हटाने का उसका जो खर्चा है वो उसको वो वहन नहीं कर पाता। तो किसानों की भी समस्या जायज़ है, उसका भी हल निकालना होगा। जब तक किसान की समस्या हल नहीं होगी तब तक आम आदमी की समस्या हल नहीं होगी। और ये जो प्रदूषण है लगातार बढ़ रहा है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर कोई परेशान है। किसी को सांस की बीमारी हो रही है, किसी की खांसी नहीं रुक रही है, किसी के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है, तमाम स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है। और सिर्फ आम आदमी नहीं, डॉक्टर तक इससे परेशान हो गए हैं, क्योंकि जो धुआं है वो ये देखकर प्रदूषण जो प्रदूषित हवा है वो ये देखकर नहीं जाती किसी के सांसों में कि भाई ये डॉक्टर है या आम आदमी, सबको प्रभावित कर रही है। हम आप ना चाहते हुए भी दिन भर में लगता है कि सैकड़ों सिगरेट फूंक गए हैं ये। तो ये हमारा जो ये स्वास्थ्य खराब हो रहा है, इसकी असल जिम्मेदार अगर हम देखें तो दिल्ली की सरकार है। दिल्ली की सरकार की नाकामी है। वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। गोपाल राय जो कि पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने कभी इस मुद्दे का जो हल है वो संजीदगी के साथ निकाला नहीं। उन्होंने कभी किसी को साथ लेकर चले नहीं, सिर्फ घोषणाएं। और घोषणाएं भी देखिए ना आप, शर्म आनी चाहिए ऐसे पर्यावरण मंत्री को। हालांकि बहुत कठोर शब्द हैं, लेकिन ये जब लोगों का स्वास्थ्य की बात आती है, जनता के स्वास्थ्य की बात आती है, तो कठोर शब्द उपयोग किए जाने चाहिए। इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। आप जाके देखिए यहाँ पर जो बड़ी बड़ी मशीनें उन्होंने लाखों रुपए खर्च करके लगाई हैं कि ठीक है ये प्रदूषित हवा को शुद्ध करेगी, वो मशीनें बंद पड़ी हैं, वो चल ही नहीं रही हैं। वो जो छिड़काव की बात करते हैं तो छिड़काव हो नहीं रहा है। कहीं कोई एकाध कोई दिख जाता है, वो छिड़काव हो रहा है, उसका कुछ फोटो वोटो वो आप लोग अपने सोशल मीडिया हैंडलों से कर देते। पूरी दिल्ली में छिड़काव की जरूरत है, हर जगह प्रदूषण हो रहा है। तो नाकामी है, पूरी तरीके से कह सकते हैं कि दिल्ली का सिस्टम फेल है। और दिल्ली की जनता को अपने स्वास्थ्य की चिंता, जैसे हम कहीं बस में यात्रा करते हैं, ट्रेन में यात्रा करते हैं, लिखा होता है ना कि यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, है ना। तो दिल्ली की जनता को अपने स्वास्थ्य की चिंता अब खुद करनी पड़ेगी। जनवरी में जब चुनाव आएगा तो एक ऐसी सरकार चुननी पड़ेगी जो प्रदूषण से निजात दिलाने को प्राथमिकता दे। आपको ध्यान रखना चाहिए, सबको, हमको भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारी सांसें हैं तो ही सब कुछ है। हम जब कहते हैं ना कि भाई अगर जीवन है तो बाकी सब चीज़ें भी हो जाएंगी, वो फ्री बिजली भी आ जाएगी, फ्री पानी भी आ जाएगा। जब सांसें नहीं है तो आप फ्री में लेकर क्या करोगे, कुछ भी। तो ये अपनी सांसों को जीवंत बनाए रखने के लिए, लंबा बनाए रखने के लिए एक ऐसी सरकार चुनना बहुत ज़रूरी है जो प्रदूषण से निपटने को प्राथमिकता दे। बिल्कुल। सर, इस सप्ताह ही 2 राज्यों के चुनावों की जो तारीखें हैं उसकी घोषणा की गई है। झारखंड और महाराष्ट्र में 1 चरण में, झारखंड में 2 चरण में चुनाव होंगे। उपचुनाव के लिए भी तारीखों का ऐलान किया गया है। क्या लगता है वर्तमान परिस्थिति अगर देखा जाए दोनों ही राज्यों में, तो आपको क्या लगता है? देखिए बहुत कांटे का मुकाबला है। और हमने देखा कि अभी जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर भी जो चुनाव हुए थे वो भी कोई एक तरफा नहीं थे। हालांकि हवा एक तरफा थी, हरियाणा में ऐसा बनाई गई हवा, लेकिन जब हम ज़मीन पर उतरे तो हमने भी अपनी रिपोर्टों के माध्यम से बताया था कि एक तरफा हवा नहीं है, कांटे का मुकाबला है। और जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही चीज़ें सामने आई हैं। अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की और झारखंड की, तो महाराष्ट्र में सिर्फ राजनीतिक दल और चुनावी विश्लेषक या हम मीडिया के लोग ही इस आश्चर्य में नहीं है कि क्या होगा। जनता भी आश्चर्य में है कि होगा क्या। एक एक पार्टी के 2-2 धड़े हैं, और उसमें परिवार में भी 2-2 3-3 विभाजन हैं। तो कुछ समझ नहीं पा रहा है कि होगा क्या, कौन अब यहाँ पर देखिए, अब अगर हम देखें तो कांग्रेस और बीजेपी, यही 2 ऐसे दल हैं वहाँ पर जो कि अविभाजित हैं, और दोनों ही राष्ट्रीय दल हैं। तो अगर हम देखें तो असली टक्कर इन दोनों के बीच में होनी है। जो लगता ऐसा है कि शायद अभी अगर हम लोकसभा चुनाव के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो भी यही सामने आया कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में असली मुकाबला था। विधानसभा चुनाव में भी ऐसा लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला होगा असली। उनके साथ जो दल जो उनके गठबंधन में हैं वो ठीक है कि वो गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। सबसे बड़ी बात अब देखने की होगी कि परिणाम के बाद
ये जो गठबंधन में अभी एमवीए में और जो महायुति में जो दल हैं वो कहीं अदल बदल तो नहीं हो जाते हैं सरकार बनाने के लिए। तो 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो हो सकता है 24 तारीख तक सारी चीज़ सामने आ जाए कि कौन किसके साथ है। लेकिन महाराष्ट्र में एक चीज़ स्पष्ट है, अगर हम पिछले 5 साल का वहाँ का घटनाक्रम देखें राजनीतिक, कि अब वहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि ये उसके साथ नहीं जा सकता और ये उसके साथ नहीं जा सकता। अब कोई किसी के भी साथ जा सकता है और बस ठीक है कि बीजेपी और कांग्रेस साथ नहीं आएंगी, बाकी कोई भी किसी के साथ जा सकता है। तो महाराष्ट्र का जो घटनाक्रम है वो बहुत हद तक निर्भर करेगा कि अब चुनाव कैसे आगे बढ़ता है। सीटों का बंटवारा जब हो जाएगा तो टिकटों के बंटवारे पर से जो वो एक बड़ी चुनौती, उससे कैसे निपटती हैं पार्टियाँ। फिर जो असंतुष्ट खड़े होंगे उनमें से कितनों को मनाया जाता है, कैसे चुनाव अभियान आगे बढ़ता है, कौन कौन से मुद्दे सामने आते हैं, और उस समय क्या कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देश में देखने को मिलता है, क्या कोई ऐसा विदेशी घटनाक्रम होता है जिसका कि उस क्षेत्रीय राजनीति पर भी असर पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो महाराष्ट्र के राजनीति को प्रभावित करेंगी, क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो अन्य स्टेटों से इस मायने में अलग है, क्योंकि हम देखते हैं कि मुंबई जो है हमारी देश की आर्थिक राजधानी है। तो बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं ख़ासतौर पर महाराष्ट्र के, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारी मुद्दे आने वाले समय में देखने होंगे। झारखंड की बात करें तो झारखंड में आपने शुरू में कहा कि बीजेपी ने मुद्दा बनाया है जनसांख्यिकी, वहाँ पर जो अनुपात बिगड़ा है वो एक बड़ा मुद्दा है, करप्शन बड़ा मुद्दा है वहाँ पर। और ख़ासतौर पर हेमंत सोरेन सरकार को छोड़कर, उनकी पार्टी को छोड़कर जो लोग गए हैं हाल के दिनों में बड़े चेहरे, चाहे दुर्गा सोरेन की बात करें, चाहे हम चंपाई सोरेन की बात कर लें, तो ये जो बड़े नाम है उससे उनको झटका जरूर लगा है। लेकिन इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा को कल्पना सोरेन के तौर पर एक बड़ी नेत्री मिली भी है, उपचुनाव भी जीती हैं, वो भी प्रचार कर रही हैं, हेमंत सोरेन का पूरा साथ दे रही हैं। तो उनके पास भी ताकत है, और ख़ासतौर पर इंडिया गठबंधन ने वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया था लोकसभा चुनाव में, ये ध्यान रखना चाहिए। लेकिन बीजेपी का भी अगर हम देखें जो वोट प्रतिशत है, अगर हम लोकसभा में भी अच्छा था, पिछले विधानसभा चुनाव में भी उनका वोट प्रतिशत विपक्ष के मुकाबले ज़्यादा था, सीटें बल्कि कम थी। तो बीजेपी भी पूरी प्रमुखता के साथ, और क्योंकि पूरी आक्रामकता के साथ बीजेपी लड़ रही है। आप देखिए कि माफ़ कीजिएगा, हिमंत बिस्वा शर्मा को वहाँ पर पूरा सह प्रभारी का चार्ज देकर वहाँ बिठा रखा है, शिवराज सिंह चौहान को वहाँ पे चार्ज देकर बिठा रखा है। तो ये दोनों नेता वहाँ पर बैठे हुए हैं, और जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनको साथ लेकर सीटों का बंटवारा भी करा दिया गया है। उम्मीदवारों के चयन से लेकर किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ना है, वो सब चीज़ें चल रही हैं। शनिवार को वहाँ पर राहुल गांधी भी गए झारखंड में। तो विपक्ष भी अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन देखना होगा कि जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक अभियान चलाया है कि हेमंत सोरेन को तो ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया था, उनको ज़बरदस्ती भ्रष्टाचार का उनके ऊपर केस लगाया गया, कोई केस बनता नहीं था। तो आदिवासी क्षेत्रों में अगर, क्योंकि 81 में से 28 सीटें वहाँ पर आदिवासी बेल्ट हैं, तो आदिवासी बेल्ट में कौन लीड ले पाता है, ये एक बड़ी देखने वाली बात होगी। और आदिवासी बेल्ट में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का अच्छा प्रदर्शन रहता है तो बीजेपी सत्ता के करीब तक पहुंचने में उसको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अकेले अगर बड़ी पार्टियां बन भी जाएं तो गठबंधन से सबसे बड़ा है उसी को सरकार बनाने का न्योता मिलेगा। लेकिन बीजेपी जिस आक्रामकता के साथ और जिस विश्वास के साथ चुनाव लड़ रही है और जिन मुद्दों को उठा रही है, वो मुद्दे क्योंकि वो उन मुद्दों से वहाँ की जनता प्रभावित रही है। विकास की जो परियोजनाएं झारखंड को दी गई हैं, जिस तरीके से इस समय शिलान्यासों का वहाँ पर एक तरह से दौर चल रहा है, और जिस तरीके से महिलाओं पर हमले हुए, लव जिहाद की घटनाएँ हुई हैं वहाँ पर, जो हिंदुओं के त्योहारों के दौरान जिस तरीके से वहाँ पर हमने देखा कि दंगे हुए वहाँ पर, और तुष्टीकरण की जो राजनीति थी उससे भी बहुत बड़ा वर्ग वहाँ पे नाराज है। तो उसको भुनाने की बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। मांगने वाले युवाओं पर लाठीचार्ज, हाँ, नौकरी वही। तो ये ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। और हमको एक बात माननी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ पर जाते हैं, जब अभी हाल ही में उन्होंने रैली की थी, उनकी रैली में भी अच्छी खासी भीड़ उमड़ी थी, दूर दूर से लोग आए थे। प्रधानमंत्री मौसम ख़राब था तो वो सड़क मार्ग से भी गए थे वहाँ पर, तो वो भी अपना अटैचमेंट झारखंड के साथ दिखा रहे हैं, और एनडीए वहाँ पर एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। तो अच्छी खासी टक्कर हमको वहाँ भी देखने को मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ जो सर झारखंड को लेकर चर्चा नहीं हो रही है वो ये है कि जो बाबूलाल मरांडी इससे पहले अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे थे और भाजपा को उसका नुकसान भी हुआ, वो फिलहाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी।
उनकी पार्टी का विलय हो गया, तो वो एक फैक्टर तो रहेगा ना। नहीं, बिल्कुल बाबूलाल मरांडी के साथ भी अच्छा खासा वोटर है, और हमने देखा था जब यूपीए में थे तो यूपीए की ताकत वहाँ बड़ी थी, उनकी सरकार भी बनी थी वहाँ पर। लेकिन बाबूलाल मरांडी तो हैं तो बीजेपी के ही मूल रूप से, झारखंड के पहले सीएम बीजेपी ने उनको ही बनाया था। तो बाबूलाल मरांडी के आने से निश्चित रूप से बीजेपी की ताकत बढ़ी है, लेकिन देखना होगा कि क्या सीएम उनको बनाते हैं वहाँ पे बीजेपी, क्योंकि अर्जुन मुंडा भी लोकसभा चुनाव हारने के बाद घर बैठे हुए हैं, तो वो भी दावेदार होंगे। रघुवर दास का भी जो मन है वो उड़ीसा के राजभवन में लग नहीं रहा है तो इस तरीके की भी रिपोर्टें हैं। तो बीजेपी के पास भी तमाम एक अनार 100 बीमार वाली जो उनके घर में भी ये सब चीज़ें हैं। तो पता है ना कि वहाँ एक ही है। जी, वहाँ एक ही है, तो यहाँ पर वो दिक्कत है फिलहाल। लेकिन नेतृत्व का जो फैसला आ जाएगा, वो जैसे हरियाणा में बहुत सारे थे, अमित शाह जी चले गए विधायक दल की बैठक में, किसी ने जो सीएम पद के दावेदार थे। हरियाणा में दोनों साइड बहुत सारे थे। हाँ, दोनों साइड बहुत सारे थे। एक साइड बहुत सारे हैं, दूसरी साइड तो फिक्स है कि नहीं यही बनेगा भाई, इसी को देना है तो देना है, नहीं देना है तो नहीं देना है जी। तो फिर वोट कटने तो की, और वही लगता है कि अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने का स्थिति बनती है तो हो सकता है विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में अमित शाह ही जाए। खैर, देखना दिलचस्प होगा। 23 नवंबर की जो तारीख है ना, उसका भी इंतजार अब देश के साथ साथ, जैसा सर ने बताया, कि पूरी दुनिया भी कर रही होगी। तो फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।